इस वक्त मेरे साथ मोगलेक्स के फाउंडर राहुल गर्ग जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। हाँ। सर, मेरे सबसे पहला सवाल रहेगा, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सर, आपने जो आपका जो स्टार्टअप है बी टू बी है सर, और ऐसे टाइम में आपका स्टार्टअप आया जब दूसरे भी कॉम्पिटिटर खड़े थे बाजार में। तो आप बीच से कैसे आपने अपनी एक जगह बनाई, एकदम अलग से निकल के आया, एक अलग स्टोरी आपने बनाई सर, कैसे? आई थिंक देखिए, पहली बात तो काफ़ी बार लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि बी टू बी काफ़ी बड़ा सेक्टर है। हर एक कंज्यूमर ट्रांजैक्शन के पीछे, चाहे आप कार खरीद रहे हो, चाहे आप एक बल्ब खरीद रहे हो, उसके पीछे कई सारी बी टू बी ट्रांजैक्शन जो कि लगी हुई होती हैं। सेकंड चीज़ कि इतना बड़ा मार्केट है, अब आप कपड़ों का बी टू बी कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का बी टू बी कर सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का, और सबके लिए अपनी जगह है। तो जब हम चालू हुए, वाइल कंपटीशन था, बट मेरे को लगता है कि हमारा जो मनोबल था या हमारा जो कॉन्फिडेंस था कि हम ये सेक्टर में जाएंगे और हम वैल्यू बनाएंगे कस्टमर्स के लिए, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो आई थिंक लास्ट 7 साल में हम उस पे लगे हुए हैं, और अभी भी लगता है हम बहुत अर्ली डे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। सर, काफ़ी स्टार्टअप से बात होती है, यूनिकॉर्न से बात होती है मेरी, और बजट को लेकर खास तौर पे बात हुई है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला मुझे कि जो मुझे प्रतिक्रिया मिली बजट को लेकर मिली जुली मिली। आपको क्या लगता है, क्या हिट रहा, क्या मिस रहा? देखिए, एक तो मेरे को लगता है कि बजट का थोड़ा सा जो रूप है ना, वो चेंज हो रहा है। पहले बजट जब बनते थे, आज से कई, मेरे ख्याल से डिकेड पहले वगैरह, वो उस एक साल के लिए बनते थे। जो इस बार में बजट में आपको एक सोच जो कि डिफरेंट मिलेगी कि हम बात कर रहे हैं मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, कंट्री कहाँ पहुँचना चाहती है। और जब आप वैसे सोचना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं कंट्री को बनाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मेरे को कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा तो लोग, जो कि एक डेवलपमेंट अर्बन सेंटर से है, वो गांव तक पहुंच सकती है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस काफ़ी बढ़ गया है। 33% इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहूँगा कि यार जॉब्स अगर बढ़ानी है तो खाली सर्विस सेक्टर से तो काम नहीं चलेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब बढ़ाने के लिए हमें पीएलआई पे फोकस करना है, ईज पे फोकस करना है, कंट्री में पैसा कैसे आएगा उस पर फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से अगर वो बजट को बहुत ही शॉर्ट टर्म माइंडसेट से देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि एक स्थिरता है बजट में, कंटिन्यूटी है जो कि वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मीडियम और लॉन्ग टर्म की तरफ देखेंगे तो ये एक बजट एक तरीके से वो डायरेक्शन सेट करता है कि हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे, 25 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे। बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स आई, पीएलआई आई, और कैपेक्स को लेके हर बार हम लोग देख रहे हैं कि बजट में सरकार ने उसका इंक्रीज कर ही रही है। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में एक तरीके से देख रहे हैं मंदी का माहौल चल रहा है। तो अगर मैं आपके उसमें बात किया जाए तो आपके बिजनेस में किस तरह का फायदा या फिर कहीं या नुकसान या किस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है, ये समझाइए। तो हमारा जो सेक्टर है, देखिए, 4 चीज़ों को टच करता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग को टच करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टच करता है, एमएसएमई को टच करता है, फाइनेंसिंग को टच करता है। तो हमने देखा है इन सारे सेक्टर्स में एक्चुअली बजट की वजह से पॉजिटिविटी है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुका हूँ। एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू 9,000 करोड़ को उपलब्ध कराना। अगेन, एमएसएमई के पास अगर वो वर्किंग कैपिटल होता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए अगेन बजट में कहा है कि अगर मार्च 2024 से आप बना पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो आपको टैक्स का एडवांटेज मिलेगा। तो अगर मैं देखूं तो सारा जो डायरेक्शन बजट का है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करिए, आप इस कंट्री में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो वो वन टाइम इफेक्ट है, बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो तो उसका 10 गुना इफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से वैसे मैं सोचता हूँ तो चारों तरफ से बजट एक पॉजिटिव है, और बजट का कॉन्फिडेंस है कि चाहे पूरी दुनिया थोड़ा सा अभी जैसे केओस में है, बट इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग है और हम उस फंडामेंटल में बिलीव करते हैं, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। मतलब आपके सेक्टर पे मंदी का कोई असर नहीं होने वाला है? देखिए, अगर एक्सपोर्ट, अगर जो दूसरी कंट्री में हम सामान भेजते हैं उसका इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि अगर यूएस में रिटेल गिरता है तो उसका थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट आएगा। बट जो वो इफेक्ट है वो डोमेस्टिक से इतना ऑफसेट है कि मेरे ख्याल से ओवरऑल कंट्री पॉजिटिव पे ही जा रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल और रहेगा कि सर, आपके रेवेन्यू की बात करें, हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या ये डबल हो चुका है या होने वाला है? और दूसरा, कंपनी प्रॉफिटेबल है सर इस वक्त? सो हम पिछले 3 साल से रेवेन्यू डबल कर रहे हैं और इस साल भी डबल करेंगे। आई थिंक हम प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी पास में हैं। हम चाहें तो आज के टाइम जो हम नए एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी स्पीड स्लो करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। आज के टाइम हमने 18 महीने पहले यूएई लॉन्च किया था, अभी हमने यूएस लॉन्च किया है। तो हम भी अभी, जैसे हमारा बजट इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस्ड है, हम भी एज ए कंपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस है, क्योंकि अभी कंपनी खाली 7 साल पुरानी है और टिपिकली स्टार्टअप में आपको 10 से 12 साल इन्वेस्ट करना पड़ता है।
और तब आपका अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर हम लोग काफ़ी देख रहे हैं कि लगातार जो यूनिकॉर्न्स हो या फिर बड़ी कंपनीज हो उनके आईपीओज आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप खबर हमको दीजिए ब्रेकिंग वाली कि कब तक हम लोग आपका आईपीओ दे सकते हैं। देखिए अभी हम कम से कम 3 से 4 साल दूर हैं आईपीओ के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि एक होता है आईपीओ क्वालिटी कंपनी और एक होता है आईपीओ। हम आईपीओ क्वालिटी कंपनी इस साल हो जाएंगे, जो ताकि जिस तरह हम कंपनी को देखते हैं, समझते हैं, रन करते हैं, जैसे भी हम जितना भी हमारा जो पूरा काम करने का तरीका है वो उस क्वालिटी की कंपनी का बनता जा रहा है। मतलब 2-3 साल में देख सकते हैं आईपीओ आ सकता है। हाँ, 2025-26 हमारे के आसपास हमारा टारगेट है कि हम आईपीओ आ सकते हैं। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मोगलेक्स के एक्सपेंशन प्लान्स को बताइए सर। आने वाले दिनों में हम लोग कौन कौन सी डील्स दे सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंशन प्लान हो सकता है आपका, उसके बारे में समझाइए। देखिए हम अभी ऐसे स्टेज में हैं कि हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि एक्विजिशंस भी देख रहे हैं। हमने पिछले साल 4 एक्विजिशन किए हैं। हम लोग कंटिन्यूअसली कंट्री एक्सपेंशन भी देख रहे हैं। तो अभी वाले में अगर मैं देखूंगा तो इस साल काफ़ी सारे एक्विजिशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक्विजिशन का कुछ पता नहीं होता है जब तक आखिरी में हो नहीं जाता है। तो बट मेरे को लगता है कि एक्विजिशन की तरफ हमारी नज़र है, कंट्री एक्सपेंशन की तरफ हमारी नज़र है, और डेफिनेटली इस साल कोई ना कोई खबर तो उसके बारे में आएगी। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी और एक सवाल ऐड ऑन मुझे अभी एकदम से क्लिक किया, फंडिंग को लेकर सर। देख रहे हैं इस बार काफ़ी उदासीनता है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है परेशान है सर। तो ये क्या फंडिंग को लेकर आपके मन में भी या फिर आपकी कंपनी के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं किसी तरह का कोई असर? हम लोग अच्छे स्थिति में हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कैपिटल है कि हम इस कैपिटल से आईपीओ जा सकते हैं अगले 3 से अच्छा, 5 आईपीओ साल। जा सकते हैं। हाँ, तो हमें कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी का स्टार्टअप्स के बारे में ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन और जो ये स्टार्टअप का कई बार देखिए ऊपर नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि दिन के बाद रात का भी महत्व है, तभी आप दिन की वैल्यू समझ पाएंगे। तो काफ़ी बार जो ये थोड़ा सा धीरे टाइम आता है फंडिंग का, उसमें जो स्टार्टअप चालू होती है ना, वो उनके फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो जो ज़्यादा सीरियस एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल हो जाती है तो कई इस तरह की स्टार्टअप भी बन जाती हैं जिनकी ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा है, ये तो दिन और रात की तरह है और ये पीरियड चलता रहेगा। लेकिन इंडिया के लिए इन पर्टिकुलर आई थिंक जो स्टार्टअप इनोवेशन है और जो स्टार्टअप माहौल है वो रुकने वाला नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे से बात करने के लिए। हाँ, थैंक यू।